हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो आज के इस सेशन में हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1C के एग्जाम्पल्स और सवाल को देखेंगे। और ये स्पेशली जो प्रश्नावली 1C है वो कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा है और उम्मीद करेंगे कि ये आप ध्यान से देखेंगे। बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लगभग इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम हर बार पूछा गया है। और वो जो बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा गया है मात्र 2 या 3 कि अक्सर पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, जो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि सिद्ध करिए कि कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये चौथा सवाल, सिद्ध करिए कर्णिम 7 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे पूछे कर्णिम सिद्ध करिए कर्णिम 3 एक, मतलब यहां जो 7 है ना, यहां अगर एग्जाम्पल जो 1 है वहां 7 की जगह कर्णिम 3 दिया है और एग्जाम्पल 2 में 7 की जगह, ये कर्णिम 7 की जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तीनों अब चाहे 3 दे दे, 2 दे दे या 5 दे दे या 7 दे दे या √6 दे दे, इस टाइप के जितने सवाल हैं सब में एक ही चीजें आपको लिखनी है, बस केवल संख्या चेंज करनी है। तो फिलहाल हम ये चौथा सवाल लगा रहे हैं। आप पहला और दूसरा उसी के आधार पर हम बता देंगे, आप हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जब इसको हम हल करते हैं तो आपको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि कर्णिम 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आप लिख देंगे, माना कर्णिम 7 या √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर √7 एक परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने परिमेय संख्या में पढ़ा कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं, जहां p और q पूर्णांक हो परंतु q ≠ 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर कर्णिम 7 एक परिमेय संख्या है तो कर्णिम 7 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक हैं परंतु q ≠ 0। ये हो गया। और हम p और q को ऐसा लेते हैं कि ये निम्नतम मान हो, अर्थात इनका सार्वभाजक गुणनखंड 1 हो, एवं p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और q सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p और q का एक के अतिरिक्त p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। अन्य कोई सार्वभाजक मतलब जो दोनों को विभाजित करता हो, सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। ये इतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन। अगर आपको ये सिद्ध करना हो कि सिद्ध करिए कि कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप फिर यही लिखेंगे, माना कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है तो कर्णिम 3 बराबर p/q। बाकी ये सेम लिखेंगे, जहां p और q पूर्णांक हैं परंतु q ≠ 0, एवं p और q सहभाज्य संख्याएं, अर्थात p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, जो ये है इसी का वर्ग कर दीजिए, यानी √7 बराबर p/q, इसका आप क्या करिएगा, वर्ग। जब आप इसका वर्ग करिएगा तो ये इसका भी वर्ग होगा,
दोनों पक्षों का। तो √7 इसका मतलब क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू 7। करड़ी में है दो संख्याओं का एक जोड़ा, 7 निकल जाएगा बाहर। तो इस प्रकार यहां क्या आ गया, 7 ऊपर आ गया p² बटे q², या आप लिख सकते हैं 7q² इज इक्वल टू p²। ये आ गया आपका 7q² इज इक्वल टू p²। जैसे देखिए अगर 12 है तो, या 6 ले लीजिए, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 एक भाज्य संख्या है, उसको हमने दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया। या 12 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6। एक भाज्य संख्या को एक भाज्य, एक अभाज्य या दो अभाज्य संख्याओं में जब आप तोड़ेंगे तो दोनों संख्याएं इसको क्या करेंगी, विभाजित करेंगी, यानी पूरा पूरा काट देंगे। वैसे यहां भी है 7q² इज इक्वल टू p², अर्थात p² बराबर 7 इंटू q², यानी 7 भी p को विभाजित कर रहा है p² को, और q² भी p² को विभाजित कर रहा है। मतलब ये हो गया 7 p² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि 7 p² का एक गुणनखंड है, 7 p² का एक गुणनखंड है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 7 p² का एक गुणनखंड है, इसलिए 7 p² को विभाजित करेगा। अगर 7 p² को विभाजित करेगा तो आगे लिख लीजिए 7 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर 7 p को विभाजित करेगा, इसका मतलब 7 p का क्या है, एक गुणनखंड है। और 7 अगर p का एक गुणनखंड है तो p बराबर 7r लिख दीजिए। दरअसल p को दो भागों में तोड़ेंगे तो एक गुणनखंड 7 आएगा, दूसरा कुछ आएगा, हमें पता नहीं, हमने क्या लिख दिया, r लिख दिया। जब p बराबर r यहां लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 7q² इज इक्वल टू 7r का होल स्क्वायर। और ये क्या आ गया, 7 सते 49 r²। जगह नीचे कम बचती, इसलिए हमने बराबर आगे लिख दिया। आप परीक्षा में या कहीं हल कर रहे हो तो इस बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा। तो अब देखिए 7q² बराबर 49 r², तो 7 से जब भाग देंगे तो 49 बटे 7 बराबर 7 आएगा, 7 सते 49। तो यहां q² बराबर 7r²। और देखिए सेम ये कहानी पूरी रिपीट हो गई। भाई यहां p² बराबर 7q² था और यहां q² बराबर 7r² है। इसका मतलब 7q² का क्या है, एक गुणनखंड है। तो आप लिख लीजिए 7q² का 7, इसको चाहे बाद में लिखिए चाहे पहले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7q² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर 7q² का एक गुणनखंड है तो 7q² को विभाजित करेगा। तो 7q² को, देख कामा लगा ले रहे हैं, 7q एक साथ मत पढ़िएगा, 7q² को विभाजित करेगा, 7q² को विभाजित करेगा। और अगर 7q² को विभाजित करेगा तो 7q को भी विभाजित करेगा, यानी 7q को भी विभाजित करेगा, 7q को भी विभाजित करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर 7p को विभाजित करेगा और नीचे 7q को विभाजित करेगा, यानी 7p और q दोनों को विभाजित करेगा। अर्थात
7 P और Q दोनों का सार्वभाजक गुणनखंड है। दोनों का सार्वभाजक गुणनखंड है। गुणनखंड है। परंतु आपने यहां क्या लिखा है? P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन नीचे क्या रहा है? 7 P और Q दोनों का सार्वभाजक गुणनखंड है, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। जो हमारी परिकल्पना मतलब जो हम मान लेते हैं। हमने माना क्या था कि 7 एक परिमेय संख्या है, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। तो अगर विरुद्ध है, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। तो अगर 7 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगर कर्डिम 3 सिद्ध करना हो या कर्डिम 2 सिद्ध करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कर्डिम 3 सिद्ध करना, तो कर्डिम 3 बराबर P बटे Q लिख देंगे। फिर यहां ये 3 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर या 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तब आप लिखेंगे 3P स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि 3P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 3P को भी विभाजित करेगा। तब यहां P बराबर क्या लिखेंगे? 3R लिखेंगे। तो जब P बराबर 3R हो जाएगा, तब ये 3Q स्क्वायर बराबर 3R का होल स्क्वायर यानी 9R स्क्वायर। फिर 3 से भाग देंगे तो Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। तो फिर लिखेंगे कि 3Q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो 3Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी 3Q को भी विभाजित करेगा। आप लिखेंगे अर्थात 3P और Q दोनों का सार्वभाजक गुणनखंड है, जो हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। अतः कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप 2 कर लीजिएगा। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने ये बताया कि 12 बराबर 2 गुणे 6, तो इसके तो दोनों गुणनखंड होंगे। इसको बारी बारी से काटेंगे। देखिए 2 छक 12 और 6 दूनी 12। ये यहां हमने लगाया था कि 7Q स्क्वायर बराबर P है, तो इसका मतलब 7 भी P स्क्वायर को काटेगा और Q स्क्वायर भी काटेगा। तो हमें 7 से मतलब है, तो हमने केवल यही लिखा कि 7P स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि 7P स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो इसका प्रयोग हमें 2 बार हुआ है। और एक ये कि अगर कर्डिम कोई परिमेय संख्या है तो उसे P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा। अगर ये 2 चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। और ये अल्टरनेट करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो कर्डिम 3 पूछ ले, चाहे कर्डिम 2 पूछ ले, चाहे कर्डिम 7 पूछ ले, कर्डिम 5 पूछ ले। अगर आपको एक सवाल आता है, एक सवाल का कॉन्सेप्ट है, तो केवल संख्या चेंज करनी है, चेंज करके आपको लगा लेंगे। अब हम इसके हेल्प से कुछ और सवाल को देखते हैं। तो प्रश्नावली 1C का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 × √3 या 3 कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यह आपको सिद्ध करना है। अभी हमने जस्ट इसके पहले आपको सिद्ध करके दिखाया कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये कम नंबर का पूछता है या ऐसे भी अगर आपको सिद्ध करना हो, तो आप यहीं लिख दीजिएगा कि माना क्या 3 कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। माना 3 कर्डिम 3 एक परिमेय संख्या है। एक तरीका तो जो पुराना बताया अभी, आप पहले इतना तो लिख ही लेंगे, 3 कर्डिम 3 बराबर P बटे Q, ये आप लिख लेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? जहां P और Q पूर्णांक हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, परंतु
Q नॉट इक्वल टू 0। और फिर आप क्या लिख लेंगे, सेम वही कि तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। आई होप क्लियर होगा इतना। आप चाहें तो आगे और लिख लीजिए, अर्थात P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। लिखना इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, अर्थात P और Q का एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। अब अगर आप पूरा लंबा लगाना चाहें तो उसी तरह लगाइए, या यहां लिख लीजिए सिर्फ इतना, 3 कर्डिम 3 बराबर P अपान Q, या कर्डिम 3 बराबर P बटे 3Q। कर्डिम 3 बराबर P बटे 3Q। ये जो 3 है आप इधर लाइए तो भाग हो जाएगा। देखिए P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, ठीक, और 3 भी पूर्णांक है। आप लिखिएगा P Q और 3 पूर्णांक हैं, 3 पूर्णांक हैं, अतः P बटे Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि कर्डिम 3 क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है। कर्डिम 2, कर्डिम 3, कर्डिम 5, कर्डिम 6, पाई, ये सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। जबकि कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये देखिए, एक परिमेय संख्या है और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकती, यानी कर्डिम 3 बराबर नहीं हो सकती P बटे 3Q के। कर्डिम 3 नॉट इक्वल टू P बाई 3Q, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये क्या है? परिमेय है। तो हमने जो माना था परिमेय है, ये क्या है? इसका विरोध हो रहा है। अर्थात 3 कर्डिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो ये सिद्ध करना हो गया। अगर आपको ये 60 क्वेश्चन में पूछता है तब आप सिर्फ इतना लगा दीजिए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो ये लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इसको अगर आप ज्यादा इलेबोरेट करेंगे, ये तो आपका हो गया एक तरीका। और दूसरा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछ लेता है तब आप क्या करेंगे, एकदम सेम जैसे पिछला सवाल था, यहीं आप हल करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, 3 त्रिका 9 और ये 9 त्रिक 27। ये क्या होगा? 27 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। देख लीजिए, जैसे पहला लगाए थे एकदम सेम यहां होगा। हम पूरा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट केवल लिखते आपको बोलते हुए चले जाएंगे। तो 7 P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, 27 सॉरी, तो 27 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहां से देखने पर 27 P स्क्वायर का क्या है? एक गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा? 27 P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 27 Q को भी विभाजित करेगा, या 3 कर्डिम 3 करेंगे, या सीधे लिख दीजिए P को भी विभाजित करेगा। तो P बराबर 27R। जब 27R लिखेंगे तो यहां फिर क्या हो जाएगा? 27 Q स्क्वायर बराबर, ये P की जगह 27R लिख दीजिए, 27R का वर्ग, तो यह आ जाएगा 27 Q स्क्वायर बराबर 27 गुणे 27 R स्क्वायर। तो एक 27 कट जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 27R। जब आप यहां से देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 27 Q स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अर्थात 27 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 27 Q को भी विभाजित करेगा। तो यहां देखिए
27p को काटा, फिर 27q को विभाजित किया, तो आप कहेंगे 27p और q दोनों का एक सार्वभाजक गुणनखंड है, जो हमारी परिकल्पना के विरोध में है या विरुद्ध है। अतः 3 कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम ये पिछले वाले सवाल के चौथे नंबर के 2 कॉपी है, लेकिन अगर 60 में पूछे तो आप ऐसे हल कर दीजिए। तो आई होप जितने सवाल हैं आप सारे लगा लेंगे। 1-2 सवाल हम आपको और बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नावली सॉल्व कर लेंगे। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 1C का तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको 2 प्रकार से दे सकता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है अथवा एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, दोनों एक ही बात है। तो आप कैसे हल करेंगे? माना पहले जैसे मानते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे? P/Q के रूप में, बराबर P/Q, जहां P और Q पूरा आप लिखेंगे, जहां P और Q पूर्णांक हैं परंतु Q ≠ 0 तथा P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो और अभी लिख दीजिए, अर्थात P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वभाजक गुणनखंड नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, आप यहां से 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। यहां तक आई होप क्लियर होगा आपका। हमने कुछ नहीं किया है, 3 को पक्षांतर करके उधर ले गए हैं, तो क्या हो गया? -3। अब आप 2 से भाग दे देते हैं। क्यों 2 से भाग देते हैं? क्योंकि कर्णिम 5 मतलब जो ये अपरिमेय संख्या है ना, इसके साथ प्लस हो तो उधर ले जाइए, माइनस हो, इसके साथ यहां गुणा है तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। या कर्णी में 5 बराबर P/2Q ऋण 3/2, यानी 2 का भाग इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब देखिए, चूंकि P और Q पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक है तो P/2Q एक परिमेय संख्या होगी, 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो आप लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक हैं, अतः जब पूर्णांक होंगे बटे के रूप में होंगे तो परिमेय संख्या होगी, और 2 परिमेय संख्याओं का चाहे जोड़ हो चाहे घटाव हो वो ऑलरेडी परिमेय संख्या होगी। तो एक साथ लिख लेते हैं, P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा? √5 नॉट इक्वल टू P/2Q -3/2। ये सही होगा। तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने माना है तो ये बराबर बता रहा है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। बहुत ही इजी सवाल, इजी स्टेप में आप लगा लीजिएगा। बस आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जो संख्या अपरिमेय है उसको इस एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ रखना है। जब बाकी सबको एक तरफ रख देंगे तो सारे पूर्णांक एक तरफ, और जब सारे पूर्णांक होंगे तो उन परिस्थितियों में
इस तरफ वाली संख्या परिमेय हो जाएगी और इस तरफ वाली संख्या क्या बचेगी, अपरिमेय। और एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याएं आपस में कभी बराबर नहीं होती हैं, इसलिए जो आप माने हैं वो आपका क्या होगा, गलत होगा। यानी आपका उद्देश्य क्या है कि जहां भी कहीं सिद्ध करना है कि सिद्ध करो ये संख्या परिमेय है, परिमेय नहीं है, या ये संख्या अपरिमेय है, तो आप उसको मानोगे कि माना ये संख्या परिमेय है, फिर आप कहोगे कि जो हमने माना था वो गलत है, अर्थात जो आपने परिमेय माना है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। बस एक जैसा पूरे प्रश्नावली के सवाल हैं। जैसे दूसरे सवाल में √5 क्या सिद्ध करना था, दूसरे वाले सवाल में एक बीके की √5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है या ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको भी चौथे की तरह आप हल कर लेंगे। एक दो सवाल और देख लेते हैं। देखिए एक सी का ये छठा सवाल, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला क्या है 1/√2, दूसरा क्या है 7/5 और तीसरा क्या है 6 + √2। और इसी के साथ हम 10वां या लास्ट सवाल लेंगे, ये भी सिद्ध करेंगे कि 4 - 3/7 एक अपरिमेय संख्या है या ये एक परिमेय नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। पहला तो आप पहला देखते हैं, तो आप क्या मानेंगे, माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 बराबर P/Q ये हो जाएगा आपका। और आप इसको पलट दीजिए, ठीक है, ये हर को अंश में, अंश को हर में, तो ये क्या हो जाएगा √2 बराबर Q/P। आप ऐसे ही लिख देंगे या आप ऐसे तिर्यक गुणा कर दीजिए, √2 P = Q, या ये √2 = Q/P। ये हो गया आपका। चूंकि P और Q और P क्या है, पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक हैं तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और कर्डिंदु क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब √2 ≠ Q/P। तो जो आपने माना कि ये परिमेय संख्या है वो गलत है, अतः 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक इसी प्रकार दूसरा आपका हो जाएगा। आप क्या लिख लेंगे, माना 7/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो 7/5 = बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। पूरा लिखेंगे आप सेम कि जहां P और Q पूर्णांक हैं परंतु Q ≠ 0, और P और Q तथा P और Q दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P और Q का सारभाजक गुणनखंड एक होगा, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, या आप कर्डिम 5 यहीं रहने दीजिए और ये ले लीजिए P/7Q। फिर आप लिखिएगा कि P, Q और 7 पूर्णांक है, अतः ये P/7Q भी पूर्णांक होगा, नहीं सॉरी, P/7Q क्या होगा, परिमेय होगा। परंतु कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 ≠ P/7Q। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 6 + √2 कर लीजिएगा। हम लास्ट अब 10वां सवाल देख लेते हैं। 10वें सवाल में भी वही करेंगे कि माना 4 - 3/2 एक परिमेय संख्या है। तो जब 4 - 3/2 ये बराबर कितने का हो जाएगा, P/Q के। अब एक काम करिएगा, इसको उधर ले जाइए 4 को, या 3/2 ही उधर ले जाइए। 4 - P/Q = 3/2 ये आपका हो जाएगा। आपने P/Q इधर लाया और ये जो -3/2 था उसको उस तरफ ले गए। अब 3 से आप 3 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 4/3 - 4P/4Q = √2। देखिए P पूर्णांक, Q पूर्णांक, 4 पूर्णांक, 3 पूर्णांक, 4 पूर्णांक, सारे पूर्णांक हैं। तो 4/3 भी परिमेय है और ये भी परिमेय है।
दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और दो परिमेय संख्याओं का योग और अंतर भी क्या होता है? परिमेय होता है। अर्थात ये पूरा परिमेय है, ये पूरा परिमेय है, जबकि कर्डिम 2 क्या है? अपरिमेय है। और एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो आप क्या लिखेंगे? 4/3 माइनस p अपान 4q नॉट इक्वल टू √2। अर्थात 4 माइनस 3/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 4 माइनस 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली आपके समझ में आई होगी। आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो पहले जो सवाल नंबर 4 हमने बताया और जो पहला सवाल बताया उसको खूब अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर बाकी सवाल लगाइए, आपको सारे सवाल फटाफट आ जाएंगे।